संतुलन का समीकरण में इस बार चर्चा का विषय था, क्या सरकार बदलने से सिस्टम बदल जाता है। इस विषय पर हमने अलग अलग क्षेत्रों के जानकार व्यक्तियों से बातचीत की और उनसे इस संबंध में राय भी जानी। इसी कड़ी में हमसे इस विषय पर डॉक्टर सुशील त्रिवेदी, जो कि पूर्व आईएएस अधिकारी हैं और जो चुनाव आयुक्त भी रह चुके हैं, अलग अलग जिलों में अलग अलग पदों पर रहे हैं। इसके अलावा BK श्रेष्ठ, जो भी सीनियर आईएएस अफसर हैं और लगातार दोनों अलग अलग मुद्दों पर लिखते हैं, इनसे हमने खास बातचीत की। क्योंकि वे लंबे समय से प्रशासनिक तंत्र का हिस्सा रहे हैं, तो इस मुद्दे पर मुखर रूप से उन्होंने अपनी बात रखी। इसके अलावा हमने आम जनता से भी उनकी राय जानी। एशियन न्यूज के कार्यक्रम संतुलन का समीकरण यानी कि बैलेंस इक्वेशन में हम आज जो बात करने वाले हैं वो है कि जब सरकारें तो बदलती हैं पर सिस्टम नहीं बदलता। कई बार लोग कहते हैं कि सरकार में नेता बदल गए, पर जब ऑफिसों में जाओ तो पहले भी उसी तरह की गड़बड़ियां थी जो अभी है। हम लोग लगातार देखते हैं कि अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो 24 साल हो गए। इस 24 साल में पहले 3 साल कांग्रेस की सरकार रही, फिर 15 साल भाजपा की सरकार रही, फिर 5 साल कांग्रेस की सरकार रही। पर जिन लोगों से जिनका वास्ता सरकारी संस्थानों से पड़ता है, चाहे वो अस्पताल जाएं, चाहे वो सरकारी दफ्तर जाएं, और उससे अलावा भी अगर जहाँ पे जेल जैसी संस्था जहाँ लोग निरुद्ध होके जाते हैं तो वहाँ पर भी जो सुविधा जिनको मिलती कुछ लोगों को। कल परसों की ही घटना है कि दुर्ग जेल में आकस्मिक कलेक्टर SP ने निरीक्षण किया तो वहाँ अपराधी तत्वों के पास वो सारी चीज़ें थी जो बाहर लोगों के पास उपलब्ध होती है। इसी तरह हम रायपुर जेल की भी खबरें बाहर से आती है और कई जेलों की आती है। तो सरकारें तो बदल गई, पर जिनको जो सुविधाएं मिलना चाहिए तो उनको सुविधाएं मिल रही है, जिनके काम नहीं होना चाहिए नहीं हो रहे हैं। लोग सालों साल तहसील के चक्कर लगाते हैं। एक बहुत पहले श्रीलाल शुक्ल का उपन्यास आया था राग दरबारी, उसमें जो है नकल के लिए जिस तरह कैरेक्टर घूमता है और जिस तरह उसको तकलीफ होती है, तो हम ये देखते हैं कि बहुत सारे लोग उनको लगता है कि सरकार बदलेगी तो सब बदल जाएगा, पर जो लोगों का वास्ता सरकारी तंत्र से सिस्टम से पड़ता है उनको लगता है कि कुछ नहीं बदला है। तो क्या इसके पीछे क्या कारण है, वो कौन सी मनोवृत्ति है, ये जानने के लिए हमारे साथ डॉक्टर सुशील त्रिवेदी हैं, जो कि एक ब्यूरोक्रेट हैं, चुनाव आयुक्त रहे हैं, एक बढ़िया लेखक हैं, विश्लेषक हैं और बहुत सारा अनुभव उनके पास है, कलेक्टर भी रहे हैं। तो वो दोनों तरह से टेबल के इस पार से और टेबल के उस पार से चीज़ों को देखते हैं। तो हम उनसे जानना चाहते हैं कि ये बैलेंस इक्वेशन क्यों नहीं हो पा रहा है। सरकारें बदलती हैं पर सिस्टम क्यों नहीं बदल पा रहा। सुभाष जी, धन्यवाद कि आपने मुझे एशियन न्यूज़ में बुलाया और एक ऐसी ज्वलंत समस्या को लेकर आप सामने आए हैं जिससे पूरा हर नागरिक, छत्तीसगढ़ का नागरिक इतना ही नहीं, अगर हम देश की बात करें तो पूरे देश की स्थिति यही है। पर हम अपना ध्यान छत्तीसगढ़ तक केंद्रित रखते हैं कि क्या कारण है। खास करके 3-4 जगह। सबसे पहले गांव का जो आदमी, उसका राजस्व के अधिकारियों से सामना पड़ता है, फिर दूसरा शिक्षा वाला, तीसरा स्वास्थ्य वाला। ये 3 ऐसे क्षेत्र हैं कि जिनमें सीधा सामना पड़ता है। फिर उसके बाद आगे आगे बढ़ते जाइए और अन्य विभागों का मामला आता है, फिर चाहे इरिगेशन का मामला हो, चाहे PHE का मामला हो, चाहे फिर ग्रामीण विकास का मामला, पंचायत का मामला हो। लेकिन सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यही आता है कि सिस्टम नहीं बदला है। पहले भी बगैर पैसा दिए काम नहीं होता था। नामांतरण का B1 लेना हो तो नहीं मिलेगा। पहले भी ये होता था कि प्रवेश के लिए, स्कूल में प्रवेश के लिए आपको धक्के खाने पड़ते थे। पहले भी अस्पताल जाओ तो दवाई नहीं मिलती थी और वहाँ पे आपको डॉक्टरों और दूसरों की अनुशासनहीनता का सामना करना पड़ता था। ये सब स्थितियाँ बनी हुई। अब आगे और बढ़कर, जैसे आपने जेल का उदाहरण दिया, जेल को लेकर तो सुभाष जी आप जानते हैं कि दिल्ली जेल को लेकर, तिहाड़ जेल का भी वही बात आ रही कि बड़े बड़े नेताओं को क्या सुविधाएं मिल रही हैं और वहाँ पे एक आम आदमी अगर जाएगा, जिसका परिवार का आदमी कैद है, तो वो थोड़ी भी सुविधा नहीं मिल पाएगी। अर्थात पूरा का पूरा सिस्टम जो है वो गड़बड़ हो गया। अब मुद्दे की बात है कि ऐसा क्यों हो रहा है। ऐसा इसका सबसे पहला कारण ये है कि हमारे तंत्र में भ्रष्टाचार नीचे से लेकर ऊपर तक फैल गया है, नीचे से ऊपर तक फैल गया है। और इस भ्रष्टाचार का कारण यह है कि हम देखते हैं कि जैसा नेता होता है वैसी नौकरशाही हो जाती है, जैसी नौकरशाही होती है वैसे उसके नीचे के लोग होते हैं।
तो और एक और बात कही जाती है कि आजकल नौकरशाही और राजनीति के बीच गठबंधन हो जाता है। फिर कोई भी शासन हो, हम लगातार इन शासनों पर करते हैं। अगर भारत का उदाहरण लें तो नेहरू जी के ज़माने में सबसे पहले पंजाब में कैरो को लेकर बातचीत आई थी। फिर उसके बाद दूसरी सरकारें आईं और जिसको कहते हैं हम संवित की सरकारें आईं, और 1967 को मानते हैं कि भारत में प्रशासनिक तंत्र के पतन की सबसे बड़ी तेज शुरुआत 1967 से हुई, जब संवित सरकार आई। संवित सरकार के बाद फिर सरकारें बदल गई, उम्मीदें थी कि कुछ बेहतर होगा, लेकिन दिन ब दिन जितना इलाज किया गया रोग उतना ही बढ़ता चला गया। क्यों? उसका कारण क्या है? भ्रष्टाचार तो है ही है, और हम जानते हैं कि सारे भ्रष्टाचार के मूल में है चुनाव। हमने मैंने सन 52 से चुनाव देखे हैं, और कैसे चुनाव घर के आधार पे, व्यक्तिगत आधार पे होते थे, और कैसे कॉर्पोरेट सेक्टर पे आ गए। पहले जो चुनाव 20-25 हज़ार में हो गए थे, आज मान के चलिए कोई चुनाव, छोटा सा भी चुनाव जो विधानसभा का है, 5-6 करोड़ से कम का नहीं होता। लोग तो ये बताते हैं कि नगर पालिका के वार्ड का मेंबर के भी 10 लाख का होने लगा है। तो जब हमारे नेता लोग आ रहे हैं और चुनाव में इतना खर्चा करके आ रहे हैं, तो वसूली कहाँ से होती है? वसूली तो तंत्र से ही होगी ना। और जब तंत्र से वसूली हो गए तो वहाँ पर नौकरशाही या तंत्र के जो लोग हैं उनका नेताओं के साथ गठबंधन हो जाता है, और वो फिर सुनते नहीं हैं। अगर आपको तंत्र में सुधार लाना है तो आपको अनुशासन लाना पड़ेगा, लेकिन अगर आप भ्रष्टाचार कर रहे हैं तो आपको समझौता करना पड़ेगा, वहाँ पर आपका अनुशासन नहीं चलेगा। दूसरी बड़ी बात है और कि पोस्टिंग के मामले में, ट्रांसफ़र के मामले में, भर्ती के मामले में बिल्कुल शिक्षाचारिता है। नियम बने हुए हैं कि किस आधार पर ट्रांसफ़र होंगे। हम देखते हैं अभी शिक्षा में क्या तमाशा मचा हुआ था। और अभी जब भी सरकारें बदलती हैं तो दर्जन के हिसाब से अधिकारी बदल दिए जाते हैं। पर भैया जो आप कह रहे हो कि अधिकारी बदल दिए जाते हैं, पर तंत्र जहाँ का तहाँ अक्षम बना रहता है और भ्रष्टाचार बना रहे, कोई परिवर्तन नहीं आता है। क्योंकि बड़ी बात ये थी कि पोस्टिंग के नाम पे, ट्रांसफ़र के नाम पर और दफ्तर में भी एक सही जगह पाने के लिए भ्रष्टाचार की बात होती है। क्या आपको ऐसा नहीं लगता है कि जो प्रशासन तंत्र में संवेदनशीलता होनी चाहिए और जो एक मॉरल वैल्यू होनी चाहिए, भला ही हम कहें कि लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी मसूरी में, चाहे मध्य प्रदेश की एकेडमी में, चाहे छत्तीसगढ़ की एकेडमी में हम लाख ट्रेनिंग दें, पर संवेदनशीलता नहीं होना, मॉरल वैल्यूज़ नहीं होना, तो तंत्र जो है धीरे धीरे जो सेवक है वो अपने आप को मालिक समझता है। बिल्कुल सही बात की सुभाष भाई, हम मानते हैं। देखिए, लेकिन हर बात को हम शुरू करेंगे ऊपर से, हिमालय से, कि हमारे जो राजनेता चुनकर आते हैं, हमारे जो जनप्रतिनिधि चुन के आते हैं, वो जन सेवा का एक संकल्प लेकर आते हैं, जनता से वायदा करते हैं कि हम आपकी ये सेवा करेंगे। पर एक बार सत्ता में आने के बाद सेवा का भाव विलोपित हो जाता, तिरोहित हो जाता है, और अपनी पोजीशन का, अपने अधिकारों का, अपने पद का अधिकतम लाभ लेने की बातचीत शुरू हो जाती है। हम सब जानते हैं। देखिए सुभाष जी, हमने अपने साथ साथ काम किया कि पहले IAS अधिकारी नए आते थे तो उनके पास एक जज्बा होता था, उनके बीच काम करने की एक तमन्ना होती थी, और वो जिसको कहते हैं कि पारदर्शिता का उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। पर तब तो हालत थी कि नए IAS अफसर अधिकारियों, नए IPS अधिकारियों, स्त्री पुरुष का कोई भेद नहीं रह गया। सबके साथियों के आते साथ ही उनके तंत्र में शामिल होकर गड़बड़ियाँ शुरू करते हैं। तो अर्थात जो सेवा भाव था वो तिरोहित हो गया है, और अपने पद का, अपनी पोजीशन का अधिकतम लाभ लेने की भावना बन गई है। और इसीलिए नीचे जो तंत्र है, जो हमारे अधिकारी, जब ये सेवा भाव नहीं है तो नीचे कहाँ सेवा भाव आएगा? तो इसका संतुलन कैसे होगा? संतुलन, ये सही कहा आपने। संतुलन के लिए 3 रास्ते आएंगे। पहला तो ये कि सबसे पहले जो मैंने कहा, हर चीज़ का उदाहरण मुख्यमंत्री को प्रस्तुत करना पड़ेगा। मैं IAS के जब इंटरव्यू दे तो उससे पूछा गया था कि मुखिया कौन है? मुखिया, तो मैंने कहा मुखिया कर मुख्यमंत्री है। मुख्यमंत्री जैसा मुख्यमंत्री करेगा, जैसा वैसा ही पूरा तंत्र चलेगा। अगर मुख्यमंत्री को केवल राजनीतिक अपने जो संकल्प हैं उनकी पूर्ति के लिए काम करना है, जनता की सेवा की भावना को तो करना पड़ेगा। और दूसरी बात यह है, तंत्र बिगड़ा हुआ है, ये एक दिन में या रातों रात नहीं सुधर सकता। इसके लिए आपको लगातार मेहनत करनी पड़ेगी। 3 बातें। पहले तो आपकी भर्ती की प्रक्रिया,
फिर प्रशिक्षण की प्रक्रिया को ठीक करना पड़ेगा। आप तो खुद रहे हैं प्रशासन अकादमी में, वहाँ पे भर्ती कैसे होती है कि पीएससी पे कितने आरोप लग रहे हैं, और अकेले छत्तीसगढ़ पीएससी नहीं, हिंदुस्तान भर की अलग अलग राज्यों में पीएससी पे आरोप लग रहे हैं कि कितने गलत तरीके से भर्ती हो रही। तो जब भर्ती ही गलत हो रही, पैसा दे के आ रहा है कर्मचारी भर्ती, फिर पदस्थापना में गड़बड़ी, फिर स्थानांतरण में गड़बड़ी, ये तो रहे, चलता रहेगा। हर राजनेता चाहता है कि जो नौकरशाह है मेरी मर्जी के मुताबिक काम करे, और मर्जी के मुताबिक काम करने में फिर कुछ गलत भी हो जाता है। इसका एक कारण मुझे ऐसा लगता है कि जो सरकारी नौकरी में लोग आते हैं या सरकारी तंत्र में, उनको ये भय नहीं होता कि उनको निकाल नहीं सकते, क्योंकि इतनी प्रक्रिया जटिल है निकालने की कि वो सालों साल एक जगह जमे रहते हैं, नेताओं से सांठ-गांठ कर लेते हैं, वरिष्ठ अधिकारियों से सांठ-गांठ कर लेते हैं, और सालों साल भले ही चाहे छोटा अमला तहसील का हो, चाहे कलेक्ट्रेट का अमला हो या बड़ा अधिकारी हो, वो कई मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि वो घूम फिर के मालूम पड़ता है कि वो कहने को तो भारतीय सेवा का अधिकारी पर 3 जिले में नौकरी कर लेता है, राज्य सेवा का अधिकारी एक ही जिले में नौकरी कर लेता है। बिल्कुल सही। उसका कारण यही है कि हमारे यहाँ जो अनुशासन कार्रवाई होनी चाहिए, उसका कारण ये है कि जब मंत्री और बड़े अधिकारी इसमें शामिल हैं और काम तो नीचे से ले रहे हैं, वो उनके साथ शामिल हो जाते हैं, पूरा तंत्र के तंत्र शामिल हो जाता है। अभी देखिए जितनी घटनाएं आ रही हैं, चाहे दिल्ली से लगा के छत्तीसगढ़ तक की घटनाएं, और वहाँ पर अनुशासनहीनता बनी रहती। और दूसरी बात है कि एक बार सरकारी नौकरी में आप आ गए तो उनको नौकरी से निकालने की जो प्रक्रिया अत्यंत जटिल है। ऐसा नहीं कि आप तत्काल निकाल दें, और फिर कोर्ट का भी दखलंदाजी इस मामले में बहुत ज़्यादा है। इसलिए एक बार भर्ती हो गई तो इसी लोग देखिए हर प्रकार से भर्ती होने को तैयार है, क्योंकि उनको मालूम है कि सरकारी नौकरी में आ गए तो निकाला नहीं जाता है। हम देखते हैं आज लगातार देख रहे हैं कि कॉर्पोरेट सेक्टर से हजारों लोगों को निकाल दिया जाता है, कहीं चू नहीं होती। पर यहाँ पर भ्रष्ट से भ्रष्ट अधिकारी को, भ्रष्ट कर्मचारी को आप निकाल नहीं सकते हैं, क्योंकि प्रक्रिया इतनी लंबी है, बहुत ज़्यादा देना पड़े। वहाँ पे लीगल एस्पेक्ट भी आते हैं, दूसरे सारे भी एस्पेक्ट आते हैं। इसलिए हमको अपना अनुशासन लाने के लिए, लेकिन मेरा बार बार कहना है कि यथा राजा तथा प्रजा, जैसा राजा होगा वैसे क्या, अर्थात मुख्यमंत्री और मंत्री और हमारे प्रशासन के जो शीर्ष अधिकारी हैं, चाहे किसी विभाग के, जेल का आपने नाम दिया, भाई जेल में अगर नीचे वहाँ पे वार्डर गड़बड़ कर रहा है ना, वार्डर गड़बड़ कर रहा है, तो जब तक ऊपर से मिली भगत नहीं तब तो कैसे होगा। अगर मान लो जेल में पूर्व मंत्री को सारी सेवाएं दी जा रही हैं तो कैसे दी जा रही, पूर्व अधिकारियों को सारी सेवा दी कैसे दी जा रही, जब तक ऊपर से मिली भगत ना हो। और इसका कारण यही है कि उनको मालूम है कि हम करेंगे, हो सकता है कल वापस आ जाए सरकार में। एक और बात और है कि राजनेता का जीवन काल सीमित है, और जो हमारे नौकरशाह हैं उनका जीवन काल कम से कम 30 साल का है। इसलिए उनको लगता है 5 साल हमको मिला, इसी में हमको सब कुछ कर लेना है, और नौकर हर 5 साल का अधिकतम लाभ लेने की स्थिति में आता है। दूसरी और बात है, हमारे जो नेता हैं वो उतने ज़्यादा जिसको कहना चाहिए कि प्रशासन में चुस्त नहीं होते, ना अनुभवी होते हैं ना सक्षम होते हैं, पर नौकरशाह लंबे अनुभव कारण होते हैं, और इसलिए हमारे राजनेता उन नौकरशाहों पर आश्रित हो जाते हैं। और इस आश्रय के कारण न अनुशासनात्मक कार्रवाई हो पाती है, न जनता की सेवा हो पाती है। केवल अपने पद का अधिकतम लाभ लिया जाता है, तंत्र अपनी जगह बना रहता है, लोग पीड़ित होते रहते हैं, सेवाएं मिलती नहीं जी। तो संतुलन के समीकरण में हम डॉक्टर सुशील त्रिवेदी के विचार सुन रहे थे। दुष्यंत कुमार का एक शेर है कि अब तो इस तालाब का पानी बदल दो, कमल के फूल कुंभलाने लगे हैं। तो ये देखते हैं कि व्यवस्था की जो सड़ांध है वो कैसे दूर होगी, और इसी में से कोई रास्ता निकलेगा, कहीं ना कोई एक बैलेंस इक्वेशन बनेगा, संतुलन का समीकरण बनेगा, और लोग जो कुछ चल रहा है उसको, उससे बदलाव के लिए कहीं ना कहीं एक कसमसाहट लोगों के भीतर है। देखिए, लोकतांत्रिक परंपरा में हर 5 साल बाद चुनाव होता है, और उस चुनाव के बाद सरकारें बदल जाती हैं, और बहुत सी सरकारें नहीं भी बदलती, वो काम करते रहती। मुख्यमंत्री का या मंत्रियों का चेहरा जरूर बदल जाता है हार जीत के कारण, पर सिस्टम जो होता है, प्रशासनिक सिस्टम होता है, वो कभी नहीं बदलता, वो जस का तस रहता है। आप देखते होंगे कि बहुत सी सरकार की ऐसी योजनाएं जन कल्याणकारी होती जो आम आदमी तक पहुंचे, पर इस सिस्टम के कारण नहीं पहुंच पाता, उसका आम लोग को नुकसान भी होता है। 90 के दशक के पहले यदि हम देखेंगे तो हुआ यह करता था कि लोकतंत्र में जो मुख्यमंत्री होता है उसका ओहदा बड़ा होता था, और जो प्रशासनिक अधिकारी रहते थे उनका रूप छोटा रहता था।
पर वर्तमान में आप देखें कि मुख्यमंत्री जिस मंच पर बैठता है उसी मंच पर कलेक्टर और एसपी बैठ जाते हैं। तो जब संकट से भी लोग बैठेंगे तो वह बात नहीं रहेगी जो लोकतंत्र में रहना चाहिए। और सबसे दुखद बात यह है कि बहुत सी ऐसी योजनाएं भी प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा लाया जाता है अपने लाभ हानि के हिसाब से। जो सरकार से अतिरिक्त कार्य होता है उसको भी करा के इन लोग चला लेते हैं और उसका खामियाजा ये होता है कि सरकार को आर्थिक रूप से नुकसान होता है और जनता को इसका कोई भी फायदा नहीं होता। आप सिस्टम बदलने की बात कर रहे हैं तो सिस्टम कौन बदलता है? हम और आप बदलते हैं। हम आप सिस्टम कहाँ बदल रहे हैं? हम आप जो हैं आज केवल निगेटिव एस्पेक्ट पे अपना प्रतिनिधि चुनते हैं। कांग्रेस से नाराज हो गए, भाजपा को जिता दिए, भाजपा से नाराज हो गए, कांग्रेस को जिता दिए। पर हम अपने अंदर परिवर्तन की आग हम नहीं पैदा कर पाए हैं कि हमको अपना प्रतिनिधि कैसा चाहिए, क्या चाहिए। तो हम अपने प्रतिनिधियों के पीछे चल रहे हैं। हम अपने चुने हुए प्रतिनिधियों को आगे चलें और उनको गाइड करें कि नहीं, हमारी ये महत्वाकांक्षा है, हमारी ये डिमांड है, हम आपसे ये आशा करते हैं। जब हम खुद अपना सबल हो जाएंगे तब हम अपने प्रतिनिधियों से कुछ आशा कर सकते हैं। अभी तो निगेटिव एस्पेक्ट पे चल रहे हैं। इससे नाराज उसको चुन लिए, उससे नाराज इससे चुन लिए। हम अपने आप में तय करें कि हम क्या चाहते हैं और अपने प्रतिनिधि को उस कसौटी पे कस के आगे बढ़ाएं, तब हम कुछ परिवर्तन की आशा कर सकते हैं। यहाँ तक मेरा मानना है सरकारें बदलती तो साथ में सिस्टम कोई वो नहीं है, मशीन नहीं जो चलने लगे। सिस्टम के में जो सिस्टम एक घोड़ा है, उसमें घुड़सवार है, वो बहुत अच्छा होना चाहिए। जनरली जनतांत्रिक व्यवस्था में जो चुन के जाते हैं पार्षद, जो भी जनप्रतिनिधि है, उसमें चुनाव जीतने की तो क्षमता है पर सिस्टम से काम कराने की क्षमता नहीं होती। इस कारण वो सिस्टम को प्रॉपर ढंग से लागू नहीं कर पाते। यदि उस जनप्रतिनिधि में चुनाव जीतने के साथ साथ हाउ टू वर्क विथ सिस्टम एंड हाउ टू गाइड टू डू सिस्टम, ये दो चीजें होंगी तो सिस्टम बहुत अच्छा चलेगा। और कहीं भी किसी भी सिस्टम में सिस्टम के साथ साथ उसमें रिव्यू और उसका फीडबैक, ये दो प्रोसेस होते हैं जो मैनेजमेंट में सिखाए जाते हैं। जैसे कोई भी पुल बन रहा है तो हर 6 महीने में उसका रिव्यू होना चाहिए कि क्या उसका टाइम पीरियड है, कितना हुआ क्या नहीं हुआ, इसका रिव्यू और फीडबैक, ये दो बहुत महत्वपूर्ण चीजें होती। कोई भी सिस्टम यदि इस पैटर्न पे काम करेगा तो कभी असफल नहीं होगा और जन सेवा के लिए करेगा जरूर, पर इसमें पूरा योगदान जनप्रतिनिधि का है कि वो कैसे करा सकते हैं काम को। जनप्रतिनिधि की योग्यता इसमें बहुत बड़ी मायने रखती है। लोकतंत्र में, जनतंत्र में, प्रजातंत्र में, चाहे विधानसभा चुनाव हो, चाहे लोकसभा चुनाव हो, या फिर जो नगर निगम, नगर पालिका के, पंचायत के चुनाव होते हों, वो चुनाव होते हैं। और इस विषय के साथ जो मतदाता है, जागरूक मतदाता है, वो वोट देता है कि कुछ बदलाव आएगा। परंतु मुझे यहाँ पर दुष्यंत जी की 2 पंक्तियाँ याद आती हैं कि धरती कहती है गगन बदला है, पंछी कहते हैं चमन बदला है, न गगन बदला है न चमन बदला है, मुर्दे वही हैं बस कफन बदला है। तो आज की जो स्थिति है हिंदुस्तान की, पार्टियां आई गई, 75 वर्ष से ऊपर हो रहे हैं हमारे लोकतंत्र को जागृत हुए, परंतु स्थिति जो रहती है, जो नौकरशाह हैं वही इस देश को संभाल रहे हैं। इधर की सत्ता आई तो इधर चले जाते हैं, उधर की सत्ता आई तो उधर चले जाते हैं। तो जिस आमूलभूत परिवर्तन की चाह मतदाता रखता है वह उसे कदापि नहीं मिल पाती। उन्हीं के हाथों पर पूरा का पूरा राजतंत्र, जिसे हम आज की तारीख में लोकतंत्र कहते हैं, वह राजतंत्र पे निहित हो गया है। और जो नौकरशाह है, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, वो पूरा का पूरा अपने हिसाब से आज देश को चला रहे हैं। और बहुत दुख की बात है, सारा देश का पैसा अगर हम देखें तो ये 2 लोगों के बीच में बढ़ चुका है। जो जीडीपी है देश की, जो टोटल आय है, आज का एक उसका प्रमुख भाग इनके भत्तों में, इनके वेतन में, इनके पेंशन में जा रहा है। आज की जो राजनीतिक माहौल है, सरकार बदलते ही कई परिवर्तन आते हैं। कई परिवर्तन राजनीति के प्रेरित होते हैं और क्योंकि राजनीति और प्रशासन के बीच में जो दूरियां है वो दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है। क्योंकि राजनीति प्रशासन को भी प्रभावित कर रहा है, प्रशासन भी राजनीति को प्रभावित कर रहा है। प्रशासन और शासन जो कहिए, तो देखिए, जहाँ तक प्रशासन और शासन का प्रश्न है, मैं काफ़ी समय तक रहा, टॉप पोजीशन बहुत उच्च, IAS का बड़ा
वरिष्ठ अधिकारी रहा, मेरा एक अनुभव रहा है कि प्रशासन और शासन चलाने के लिए जो मूलभूत सिद्धांत है उसमें तो कोई खास परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि हम लोग का एक रूल्स रेगुलेशन के मुताबिक जाते हैं। मंत्रालय में फाइल कैसे पुटअप करना है, मंत्रालय में फाइल पर किसका अंतिम मोहर लगेगा, मुख्यमंत्री के पास कौन सा फाइल जाएगा, कौन सा नहीं जाएगा, ये तो अपने एक वो प्रक्रिया में कोई परिवर्तन नहीं होता है। मूलभूत सिद्धांत जो है प्रशासन शासन का, उसमें शायद ही कोई परिवर्तन होता है। हाँ, ये सही है कि सत्ता, सब खोल देंगे थोड़ा, ये सही है कि सत्ता में परिवर्तन जब होता है, वो भूल जाओ हमारे घर में काम कर दे। हाँ, ये सही है कि सत्ता में जो परिवर्तन होता है उसका असर प्रशासन शासन पर प्रत्यक्ष रूप से या परोक्ष रूप में पड़ता है, प्रत्यक्ष रूप से या परोक्ष रूप में आता है। जैसा कई अधिकारियों को परिवर्तन कर दिया जाता है, जिनको नए सत्ताधारी दल सोचते हैं कि अधिकारी हमारे लिए बहुत ज़्यादा लाभप्रद नहीं होंगे, वो होता रहता है। विभाग में परिवर्तन होता है, कुछ पुराने सरकार की जो कई योजनाओं को नई सरकार हो सकता है कि या तो बंद कर दिया, परिवर्तन करने के लिए प्रयास करता है। और सत्ता में जो भी दल आए, प्रशासन तंत्र उनकी जो दिशा को कभी उपेक्षा नहीं कर सकता, नहीं तो प्रशासन तंत्र और राजनीतिक सेटअप के बीच में संघर्ष की स्थिति हो सकता है। तो वो परिवर्तन जरूर होता है। तो जो अधिकारी लोग जो आते हैं, ये नए प्रशासन, नए शासकीय दल के जो रीति को देख करके उसी ढांचा में अपने आप को ढालने के लिए कोशिश करते हैं, स्वाभाविक है। ये थी आज के कार्यक्रम में आम जनता और कुछ प्रशासनिक तंत्र से जुड़े जानकार व्यक्तियों की राय। ऐसे ही जनता से जुड़े कुछ प्रमुख मुद्दे पर हम फिर चर्चा करेंगे। देखते रहिए एशियन न्यूज।